अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान टू अमेरिका में शाला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसे कि इस प्रोग्राम के नाम से ज़ाहिर है, इसमें लेटेस्ट टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज शामिल होती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरों पर और दोनों मुल्कों की सियासत पर, हालात हाज़िरा पर बहस होती है और इन सब पर अपना तजिया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट मुख्तलिफ मुल्कों से हमें ज्वाइन करते हैं। जैसे कि हमेशा कैपिटल टीवी वॉशिंगटन अमेरिका के स्टूडियो से हमारे साथ शामिल होते हैं वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और आज स्पेशली हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट 44 बी मैरीलैंड से शाजिया शाह, और इस वक्त वो पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, सो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है यहाँ की? तो इस वक्त मैरीलैंड में जो है जुलाई 7 से लेके जुलाई 17 तक, जुलाई 14 तक अर्ली वोटिंग चल रही है। वोटर्स आ रहे हैं माशाल्लाह। रुका अभी तक कुछ भी नहीं है। इवन परसों बहुत ज़बरदस्त थंडरस्टॉर्म था, रेन थी, लेकिन लोग बड़े अच्छे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जोक दर जोक जो हमारे यहाँ कहा जाता है, आ रहे हैं और बड़ा बड़ा अच्छा माहौल है माशाल्लाह। अच्छा शाजी शाह, ये बताएं कि आप डिस्ट्रिक्ट 44 बी के लिए डेलीगेट्स की उम्मीदवार हैं, तो वहाँ पर देसी लोग तो फिर भी कम हैं, लेकिन आप अमेरिकन्स जो हैं उनकी रीच आप क्या देखती हैं? क्योंकि आपने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को जो है इससे पहले उनके डोर नॉक भी किए और गए, उनको अपने बारे में बताया। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम में बताएं कि आपने जो अपनी ये पूरी एक कैंपेन चलाई है, उसमें आपको क्या लगता है कि कितने लोग वोट देंगे? आपकी उम्मीदें क्या हैं? देसी आपने जैसे कहा कि हाँ, बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है कि स्टिमुलेट करें इस चीज़ को, निकालें बाहर लोगों को। यहाँ से 6 लोग जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, उसमें हम 2 पाकिस्तानी ख़वातीन भी हैं। और इस वक्त जो देखने में आ रहा है, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग चेंज देखना चाह रहे हैं, जो कि मेरे जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है कि पूरी दुनिया में अब यही है कि हाँ, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ जो पहली रजीम हुआ करती थी या जो पहले लोग होते थे। तो सब लोगों को एक चेंज चाहिए। तो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं लोग और बाकायदा लोग स्टडी करके आ रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के बारे में। अपने बैलेट साथ लेकर आते हैं। फिर अगर हम ऐसे जैसे वो वॉक थ्रू करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, तो लोगों के साइंस हैं, तो वो लोग पूछते हैं हमसे कि आप लोगों ने अब आप बताइए, अपना प्लेटफॉर्म बताइए, और कुछ उनके क्वेश्चंस होते हैं तो वो हमको अंदर जाने से पहले हम उनके आंसर करते हैं। तो ये अगर आप ये देख रहे हैं तो ये सारे कैंडिडेट्स हैं, जिसमें डेलीगेट के लिए भी हैं, कंट्रोलर के लिए भी हैं, काउंटी काउंसिल के लिए भी हैं। तो हम लोगों ने अपने अपने टेंट लगाए हुए हैं। सो जस्ट बिफोर दे गो इनसाइड वी एक्चुअली इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स एंड हैंड ओवर आवर बैलेट्स, आवर पेपर, आवर फ्लायर्स टू लेट देम नो हु वी आर। अच्छा, हमने देखा कि इलियास चौहान साहब भी बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं और वो जो है सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो और वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उस हलके में बड़े जाने पहचाने जाते हैं। वो भी हमारे साथ लाइन पे होते हैं, मेरा ख्याल है मसरूफ़ होंगे, हमने उनको मैसेज तो भिजवाया था। तो लेकिन आप उनके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि उनकी क्या किस तरीके से वो अपनी इस कैंपेन को आगे लेके चल रहे हैं? इलियास चौहान जो हैं वो इस वक्त 2 लोग लड़ रहे हैं उनकी सीट के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जैसे 50-50 चांसेस है। इलियास चौहान ने इस दफ़ा बहुत मेहनत की है और ये बंदा बेसिकली सुबह 7 बजे से लेकर रात 9, 10, 11 बजे तक डोर नॉकिंग की है, बिजनेसेस हैं, अपना प्लेटफॉर्म लोगों को समझाया है। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी इस वक्त निकलेंगे उसमें बहुत बड़ा हाथ है इलियास चौहान का। उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है और एजुकेट किया है, क्योंकि एक चीज़ हमारे यहाँ पाकिस्तानी में, इवन अगर बहुत सारे अरसे से यहाँ रह भी रहे हैं, तो यहाँ के सिस्टम में हम लोगों को थोड़ी सी समझने में वो होती है प्रॉब्लम। तो उन्होंने बाकायदा बैठ के मीटिंगें की हैं लोगों से। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझसे पूछिए, मैं हाजिर हूँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है। अच्छा शैला, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर, क्योंकि जिस तरह आप बता रही हैं कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिहाज से आप बात कर रही हैं, तो क्या अंग्रेज़ भी मतलब वहाँ रहने वाले जो हैं, जो साला-साल से हैं, जिनको नेशनैलिटी वहाँ मिली, वो तो आपको देंगे, लेकिन क्या अंग्रेज़ भी आपको देते हैं वोट इसी तरीके से आपको जिस तरह मोटिवेट करती हैं आप? हम लोग देखिए, अगर हम डोर नॉक करते हैं ना और आप हाँ। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी शक्ल दिखाते हैं और आप मेक श्योर करते हैं कि आपका हुँ, नाम निकले, तो हुँ। वो देते हैं कि देखिए बहुत रीजनेबल कौम है। वो अच्छा, ये कि आप क्या कर रहे हैं, ये नहीं देख रही कि आप कौन हैं। मेरे सर पे आप ठीक। देख रहे हैं हिजाब है, मुझे
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शायद 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल खोल के हम लोगों को, जब हम डोर नॉकिंग करते थे तो हम लोगों ने इस्तकबाल किया, हमसे बात की, हमको समझा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला कोई हम लोगों को नहीं हुआ और बड़ा बड़ा पुरजोश माहौल है माशाल्लाह। मतलब परफॉर्मेंस देखी जाती है यहाँ पर, परफॉर्मेंस आपकी। परफॉर्मेंस तो ऑफ कोर्स सब जगह देखी जाती है। ये मेरा पहला इलेक्शन है, तो मुझसे जो सवाल पूछे गए तो मैंने उनसे मोस्टली ये पूछा कि भाई आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मुझे मालूम है कि मैं किस प्लेटफॉर्म से खड़ी हो रही हूँ। जैसे मेरा हॉस्पिटैलिटी का बैकग्राउंड है, तो मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत देखी है अपनी हॉस्पिटैलिटी के बैकग्राउंड में। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम यहाँ पे इस एरिया में, बाल्टीमोर में, गेटिसविल में, क्योंकि बहुत मोटेल्स और होटल्स हैं, तो हम उस चीज़ को अवेयरनेस फैलाएं कि थोड़ी हमको इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। बहुत हो गया है यहाँ पे, बच्चों को बहुत उठाया जा रहा है। तो और अगर आप इस कैंपेन में देखें तो किसी के पास ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक इंडिविजुअल है। और जो माँ बाप हैं वो ऑफ कोर्स कंसर्न होते हैं, तो वो मेरी बात सुनते हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया शाह साहब, आपका लाइव जो आपकी इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं, प्री पोलिंग हो रही है। और थोड़ा सा हमें बस बता दें कि जो लास्ट डे है 19 जुलाई है, उस दिन है, तो हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए कोई मैसेज हो या और जो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से देना चाहें। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कल तो अर्ली वोटिंग का लास्ट डे है, 19 को प्लीज़ आप लोग आइए। आप लोग नहीं आएंगे तो आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। किसी को भी वोट दीजिए, और जिसको भी वोट दीजिए उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। अगर वो पहले से इलेक्टेड थे तो होमवर्क करके आइए। ऐसे नहीं दीजिए कि पॉपुलैरिटी बेस पे किसी को दीजिए कि देख के आइए कि उस अगर कोई पहले से था तो उसने क्या किया है आपके लिए। और अगर कोई नया है तो ये ना कहें कि आप क्या करेंगे, पहले उनको आने तो दीजिए। बल्कि मैं आपको, मेरे पास यहाँ पे सिटिंग सेनेटर भी खड़े हुए हैं, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिटिंग डेलीगेट भी हैं और सिटिंग काउंसिलमैन भी हैं। हमारी 3-4 दिनों में बड़ी अच्छी सलाम दुआ हुई है, तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ जी। So this is Mr. Charles Sidnor right over here. He's the sitting senator. Hi sir, how are you? I'm doing all right. Thank you very much. How's everything? And things are beautiful here in Woodlawn. Working hard? Oh, absolutely. We're all working hard. Do you want to say anything about this election? I would love to say that if you haven't come out and vote, make certain that you come out, because voting and exercising your right in democracy is extremely important. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. This is Mr. Pat Young. He's a current. Hi, Mr. Pat. How are you? Good. How are you? I'm well. I'm well. Nice and warm out. Thank you for joining us. Can you tell me something about today and about your election? Sure. Yeah. One, after all this redistricting and the census in the United States, a lot of folks don't exactly know what district they're in. And one, it's part of our job to educate them, let them know where they're living and who we are. Make sure they know that they have a voice in this election and a voice in every election. So, but yeah, it's tough because folks are starting to find out that they've got new representatives, and we're doing our best to try and educate them. Thank you. Thank you so much, and good luck to you all. Thank This you. is Miss Sheila Rose. Hey. Yeah. Hey, good to see you. You remember me? Yes. Am I in the picture? I can't. I can't. How is everything? Hi. This is Asim. I'm sorry. This is Asim. Oh, hi. How are you? I met you before. Yeah. Good to see you again. Good to see you. So, do you want to say anything about this election? Sure. I'm just out here at the Woodlawn Early Voting Center talking to voters, really enjoying just talking to people. And, you know, I love to go to the doors and talk to people and hear what people's concerns are. And, you know, I appreciate the opportunity to speak. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Okay, Shazia, thank you so much. Very well. See how this is a friendly माहौल यहाँ पर है. ये मेरे competitors हैं और हम लोग बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है. बहुत enjoy. Thank you so much. Thank you so much. And see you soon. बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर. शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें. बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर. बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के. प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी, वॉशिंगटन.
लेकिन बात कर लेते हैं कि दुनिया के कई मुल्कों में बरसर-ए-इक़्तिदार कुव्वतों ने ऐसे सहाफ़ियों को किसी न किसी तरह दबाया और धमकाया जिनका कलम रियासती पॉलिसियों पर तनकीद के लिए इस्तेमाल हुआ। अब पाकिस्तान की तारीख में भी ऐसे कई वाक़यात पेश आए हैं कि जहाँ जमहूरी अदवार में भी कई मर्तबा हुकूमत वक़्त ने सहाफ़ियों को चुप करवाने के लिए बहुत से इक़्तिदामात किए, जो कि तज्ज़िया निगारों के बकौल सियासी सेंसरशिप के ज़ुमरे में आते थे। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को तो नक्स अमन या फिर बगावत के मुकदमे दर्ज करवाने पर उनको खौफ दिलाया जाता है और गैर मुल्की अगर सहाफ़ी हो तो फिर ऐसी सूरत में उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाता है। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में खतरा अब सिर्फ सहाफ़ियों को ही नहीं है बल्कि सोशल मीडिया और बल्कि इनकलाब के बाद अब ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को भी खदशात लाहक हैं। पाकिस्तान के सहाफ़ियों के खिलाफ हालिया मुकदमात में गिरफ्तारियों पर जहाँ मुख्तलिफ हलकों को की जानिब से मजम्मत की जा रही है, वहीं पर कुछ सहाफ़ी तंजीमें ये भी कहती हुई नजर आती हैं कि इस मामले पे हम मुनक़सिम हो चुके हैं। यानी बज़ाहिर अगर आप देखें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायती सहाफ़ी जो हैं वो ज़ेर-ए-अताब नज़र आते हैं। लेकिन बाद सहाफ़ियों का मौक़िफ़ है कि किसी भी सियासी जमात की हिमायत करने वाले सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत नहीं की जा सकती। जबकि बाद सहाफ़ी कहते हैं कि किसी भी सहाफ़ी के साथ होने वाली ज़्यादती जो है उस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अब तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ती तंज़ीमों के ओहदेदारों का कहना है कि पूरे माशरे में जैसे तक़सीम नज़र आती है या आ रही है, वही सहाफ़ियों में भी तक़सीम नज़र आती है। इसमें सियासी जमातें और रियासती इदारे बराबर के ज़िम्मेदार नज़र आते हैं और ये तफ़रीक लगता तो यही है कि उन्होंने ही शुरू की है। मौजूदा सूरत-ए-हाल से लगता है कि कुछ मिनी मार्शल-लॉ या नीम मार्शल-लॉ की सूरत-ए-हाल है और सबको पाबंद भी किया जा रहा है कि कोई किसी के खिलाफ बात ना करे, किसी पे तनकीद ना करे। आहिस्ता-आहिस्ता सब पे पाबंदियाँ लग रही हैं। मार्शल-लॉ दौर में ऐसा हुआ करता था। मैं आसिफ साहब आपसे पूछूँगी कि अगर तो जैसे कि होता है कि जब अखबारात और मकामी ज़राए अबलाग जो है उस पे पाबंदी लगा दी जाती है, तो दूसरे मुल्कों के जो रेडियो, टीवी, अखबारात जो है अवाम उसका सहारा लेते हैं। सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि क्या वाक़ई ऐसा है कि सियासी जमातें और रियासती इदारों ने मुल्क में सहाफ़त को तक़सीम किया है? क्या ऐसा है? ये पहले से ही मौजूद था? देखें पाकिस्तान हमेशा सहाफ़ियों के लिए ना बड़ा क्वेश्चन मार्क बना रहा है। अब तक जो मुख्तलिफ इदारों ने नंबर्स दिए हैं 126 प्लस जो सहाफ़ी हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है उनकी मौत वाक़ई हुई है, बल्कि किसी ने कत्ल किया है या अगवा करके कत्ल किया है और गुमशुदगी के बाद रिहा होने वालों की भी बहुत बड़ी तादाद है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस पे कभी नोटिस नहीं लिया गया कि एक सहाफ़ी घर से निकला, उसके बाद वो 12 घंटे गायब होने के बाद वापस आ गया। एजेंसियों ने कहा हमने नहीं उठाया है, लोकल लोगों ने कहा हमने नहीं उठाया है, तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो भाई फिर कम से कम इतनी पाकिस्तान की एजेंसियां नंबर 1 दुनिया में कहलाती हैं, तो कम से कम ये कौम को बता दें कि ये हरकतें कौन कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो सहाफ़ी खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो और ऐसा भी नहीं है कि कहीं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए ले जाया जाता रहा हो। माज़ी में हमने देखा कि असद तूर के साथ हुआ, मतीउल्लाह जान के साथ हुआ, हामिद मीर को गोलियां लगी, 2 गोलियां अभी भी उनके मेरा ख्याल है पेट में या घुटने में कहीं पर मौजूद हैं, जो निकाली नहीं गई हैं। और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, तलत हुसैन है, वो पाकिस्तान की जो क्रीम जर्नलिस्ट थे, उनको पिछले अदवार में बिल्कुल हटा दिया गया। उनको वो सब अपने यूट्यूब चैनल्स और इधर-उधर से अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए। लेकिन जैसे ही अभी हमने देखा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, तो उन सबको रीइंस्टेट कर दिया गया और अब वही चीज़ जो है उस ज़माने के जो नए एंकर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। सद्दीक जान कितने पुराने हैं, इमरान रियाज कितने पुराने हैं, एकदम कोई करोड़ों रुपए नहीं बनाया जा सकता। शहाबुद्दीन कितने पुराने हैं। ये वो वो क्या कहते हैं, ISPR ने एक दफ़ा कहा था ना, आपको याद होगा कि हमें 6 महीने आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर लें आप, और वहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज कराए जाते थे। ये मखदूम शहाब को ये क्या नाम है, सद्दीक जान को, इनको ब्रिगेडियर लेवल का ISPR का बंदा जो है ब्रीफिंग देता था। तो जब इदारों का आपस में टकराव होता है ना, तो वहां से कुछ निकलता नहीं है, वो दोनों को नुकसान पहुंचता है। आज अगर हम ये नाम ले रहे हैं कि जी इदारों ने ये किया, ISPR ने मीडिया के अंदर एक और मीडिया की रियासत बना ली, तो वो गलत नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि पहले क्या होता था कि जी अगर कोई जर्नलिस्ट जो है
वो मिक्स बातें करते थे। मैंने नहीं कभी ऐसे जर्नलिस्ट देखे जो कि लगातार लगे हुए हैं शहबाज शरीफ के या नवाज शरीफ के या जरदारी के या बेनजीर के बूट पॉलिश करने में, लेकिन वो इतने कम होते थे और इतने निचले लेवल के होते थे, वो कभी मंजरे आम पे नहीं आते थे। आज सोशल मीडिया जो है वो इतना एक्टिव हो गया है कि अगर मलिक रियाज इमरान खान के बारे में सिर्फ अच्छी खबरें देते हैं तो वो इमरान खान की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। कहाँ? ओवरसीज पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर तो उनकी फॉलोइंग एकदम बढ़ती है और वो करोड़ों रुपए महीने में बैठ के सिर्फ यूट्यूब से बनाते हैं। सद्दीक जान को वो हमारे आर्मी चीफ बाजवा साहब हैं, क्या कहते हैं, मैं शेव करते हुए सुनता हूँ उनको। तो जब इस तरह की चीजें होंगी ना, तो हमने देखा है कि जो रियल सहाफी हैं, जिनके पीछे एक एजुकेशन है, जिनके पीछे एक तजर्बा है, वो कहीं दीवार के पीछे हो गए हैं। और आने वाले तो दिनों में ये भी तो मसला है ना कि जब अब बात वही आ रही है ना कि अगर तो एक सहाफी को उठाया गया, चाहे जिस वजह से भी, तो तमाम सहाफियों को मिलकर इसको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए था, ना कि ये कहना चाहिए था कि इमरान खान के लिए काम करते हैं। मैंने इमरान खान के थोड़े नवाज शरीफ के फेवर वाले अगर कोई उठ जाते हैं या उनको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, तो मैं कहती हूँ कि वो तमाम सहाफी जो इस वक्त है उनको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसे कतई नजर कि कोई किसके लिए बोलता है, कोई किसका फेवर करता है, किसी का झुकाव किस तरफ है, कम से कम अपनी कम्युनिटी के लिए तो कम से कम ये तकसीम नहीं होनी चाहिए। मैंने इस दफा पहली दफा देखा है कि इमरान रियाज के उठने पे मतीउल्लाह जान उनको हाई कोर्ट में कवर करने गए और उनकी फेवर में खबर लगाई है। ये वही मतीउल्लाह जान है जिनका इमरान रियाज ने अदालत के बाहर दूसरे जर्नलिस्ट के साथ मिलकर मजाक ही नहीं उड़ाया था, बल्कि उसकी तजलील भी की थी। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव वो है। मैंने भी बहुत चंद सारे लोगों ने मिलकर नहीं किया। अगर ये प्रोटेस्ट होता तो फिर बहुत स्टार्ट ऐसे ही होता है ना, एकदम तो चेंजेस नहीं आती हैं, लोगों को अब पता चलता है। अब मैंने कहा कि इजहारे राय पर बिल्कुल मैं इमरान रियाज के साथ हूँ, लेकिन इजहार सहाफत में मैं इसके साथ नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म की ये व्लॉग बनाते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है, तो उसको आप सहाफत नहीं कहेंगे। लेकिन इजहार राय यस उसका राइट है, वो जो हामिद मीर भी करते हैं। हामिद मीर का भी अगर प्रोग्राम उठा लेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊं, फारूकी का उठा लें, सब तकसीम है। मेरी क्या, हामिद मीर इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं यहाँ से बैठ के हामिद मीर के खिलाफ आर्टिकल लिखता रहा हूँ। तो देखिए पाकिस्तान के अंदर ना इतने जर्नलिस्ट पैदा हो गए हैं ना कि इस प्रोफेशन का ना पता ही नहीं चलता कि असली लोग कौन है, आप कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है। एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, उस पे मौकिफ 180 डिग्री सबके अलग होते हैं, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। तो लोगों को समझने में बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर हम जो बताइए, चले ये हमने सहाफत पे बात की, अगर मैं न्यूज पे बात कर लेती हूँ, फर्ज कीजिए कि इत्तलात का बहाव तो इतना तेज है आजकल कि अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे ममालिक भी इस फ्री इंफॉर्मेशन के बहाव को रोक नहीं सके, तो क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बहाव रुक पाएगा? खबरें कहीं और से मिल जाएंगी, किसी और तरह मिल जाएंगी, लोग अभी ट्विटर पे मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगी। अगर आप पीटीवी पे नहीं देंगे, नेशनल आप अगर टीवी पे नहीं देंगे या किसी नेशनल रेडियो पे नहीं देंगे, तो आपको सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। अच्छा, आपने एक चीज गौर की है कि पीटीआई के जितने बड़े और जो ट्विटर या फेसबुक अकाउंट है, उस पे इमरान खान से रिलेटेड जितनी भी तकरीरों के वो छोटे छोटे पोर्शन तक वो किए गए, वो सब एयरवाई के हैं। वो आपको मैंने अभी तक नहीं देखे ऑनेस्टली, मुझे या तो किसी ने भेजे नहीं या मेरी शायद नजर कमजोर थी कि वो सब मैंने एआरवाई के देखे। कुछ मैंने जिसपे मेरे को बहुत बुरा लगा, वो जो आंखें कह रहे थे, हमने उसको जोक भी बनाया कि रो रहे हैं। इमरान खान ने तो कहा था कि हम दुनिया को रुलाएंगे, वो तो अब खुद रोने लगे, जिसपे फेसबुक पे मुझे बड़ी गंदी गंदी गालियां भी लोगों ने दी। तो देखें सहाफत अमेरिका के अंदर भी ना पीटीआई के आने से एक चीज हमें बड़ी खुल के नजर आई कि लोग बदतमीज हो गए। अगर मैंने नहीं, अगर फर्ज करें मैंने एक हम घसीटेंगे, हम पेट फाड़ देंगे, नहीं वो तो ऊपर थे ना, मतलब आपके अपर लोग थे ना, वो जो कायदीन थे। यहाँ एक्सक्यूज मी, यहाँ आम लोग जो है ना वो आपके घर तक चले जाते हैं। फर्ज करें कि आपने कोई बात मेरी एक फुटेज उठा के अपने फेसबुक पे लगाई, तो लोग उस फुटेज पे बहस करने के बजाय आपके घर पहुंच गए, ओए तू ऐसा, ओए तेरी माँ, ओए ये जो है ना, ये ट्रेंड इतना खराब हो गया है कि इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इखलाकियात की धज्जियां, मैं अभी आप देख लेना कि अमेरिका के अंदर
जो कुछ मेरे साथ हुआ पीटीआई के लोगों ने और जिम्मेदारान ने किया, उसके बाद न्यूयॉर्क में हुआ, चलो वहां तो 2 पार्टी कारकुनानों के दरमियान हुआ, लेकिन फेसबुक पे जो रोजाना गालियों से भरा हुआ आपको एक नजर आता है। मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से जो लोग यहाँ आते हैं और रुक जाते हैं, रुकने के बाद वो फिर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं और फिर उसकी फेवर में बातें करते हैं। जबकि अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी उनको शट अप कॉल दे सकते हैं कि यार आप अपना काम करें, अगर आप यहाँ आके रुक गए हैं, अगर आपको अमेरिका पसंद है, आप अमेरिका के हवाले से बात करें, आप पार्टीबाजी क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में उसका जिक्र करूंगा, ये जो ओवरसीज वोटिंग के हवाले से है। मैं यही तो कहता हूँ, जिस दिन ओवरसीज वोटिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ तो एक जुमला बोलने के लिए आपको ये गालियां सुनने होती हैं, यहाँ तो जगह जगह कैंप लगे होंगे, यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी बिखर के रह जाएगी अगर ओवरसीज को वोटिंग का राइट दे दिया गया, वोटिंग का राइट दूसरे मुल्क में दे दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोटिंग का राइट 100% है, वो टिकट कटाएं, पाकिस्तान में जाएं और वोट दे दें। जब आपने अमेरिका में वोटिंग का राइट देना है तो यहाँ कैंप लगेंगे, यहाँ लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखा जो पीटीआई की अपनी वर्किंग बॉडी का जो इलेक्शन होता है कि क्या कुछ नहीं हुआ, मस्जिदों से लेके ग्रुपबाजी हो गई, एक महीना गुजारना मुश्किल हो गया, गाली गलोच, एक दूसरे को लानते मिटे, मतलब तो सोचें इलेक्शन में क्या होगा। तो मैं यही सबसे कहता हूँ कि और सहाफत बढ़ गई है, यहाँ पर भी बढ़ गई है कि आप लोग अगर आपको कोई ज्यादा जोर से बोले तो आप उसी के साथ चिपक के रहते हैं, यार अपनी इज्जत बचाओ, यार इस गंदे आदमी के साथ लगे कौन मुंह, क्योंकि लेकिन हमारे साथ ये है कि भाई हम तो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खुल के करते हैं और हमें राइट है, हम अमेरिकन सिटीजन हैं, तो मैं तो कहीं पे भी नहीं रुकता। जी चलिए, अच्छा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में कुदरती आफत से निपटने वाला जो इदारा है वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अच्छी तरह उसके मुताबिक मुल्क में रिकॉर्ड बारिशों के बायस अब तक बच्चों समेत 150 से जायद और 163 से ज्यादा जख्मी हुए। बलूचिस्तान में खवातीन और बच्चों समेत कम से कम 65 अफराद हलाक हुए, पंजाब में 23, सिंध में 26, खैबर पख्तूनख्वा में 21। तो मतलब खासी बुरी हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में बारिश के हवाले से। और स्पेशली अगर मैं बात करूं सिंध के हवाले से तो इमलाक और मवेशियां जो थी, भारी नुकसान उसका हुआ है। पंजाब की सड़कों के साथ साथ सिंध की सड़कों की अगर मैं बात करूं तो सीवरेज का पानी आलाइशें मिलने के बाद जो ताफुन पैदा हुआ, और उसके साथ साथ पूरी कराची की सड़कों पे अब भी बहुत सारी जगह पे पानी खड़ा है। अक्सर जगहों पर लैंडलाइन और मोबाइल फोन काम नहीं कर रही है। इंटरनेट की भी हालात जो है वो कुछ इतने अच्छे नहीं है, आज कुछ जाके थोड़ा सा बेहतर हुआ, लोग घरों में महफूज नहीं, पानी भर जाता है। सिंध की कारकर्दगी, सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, वैसे तो खैर सिंध की कारकर्दगी बारिश और इस नालों में बह चुकी, 14 साल हो गए हैं इनको इस सूबे पर हुकूमत करते हुए। आसिम साहब कुछ भी नहीं संभाल सके हैं। ऊपर से बिलावल कहते हैं कि सिंध का मुकाबला दूसरे सूबों से नहीं है, हमारा बैरून मुमालिक से है। देखिए, आप बाज़ दफा ऐसे लतीफे सुना देती हैं कि हंसना चाहिए या नहीं हंसना चाहिए। देखिए, मैंने कुछ इसमें आप बलूचिस्तान को भी शामिल कर लें, बलूचिस्तान में भी बहुत बुरे हाल हैं, बहुत बुरे हालात। कई वीडियोस मैंने देखी हैं, निहायत ही शेमफुल है। मसला ये है कि आफात तो हर जगह आती हैं, लेकिन उनको जब आपको पता था कि ये होने वाला है, बारिशें होने वाली हैं, आपका अमला छुट्टी पे जाएगा, जैसे आपने कहा कि जो एनडीएफ है ना, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एनडीएम, उसका हेड कौन है? मेजर जनरल साहब हैं कोई? मुझे बताएं, मेजर जनरल साहब की ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिन्होंने इस चीजों पर पीएचडी किया हो और इनको आने से पहले पता चल जाए कि वो चारों सूबों में उन्होंने किस तरह इंतजामात करने हैं। आपको पूरी जिंदगी लड़ाई सिखाई गई और आप आगे बैठ गए एक ऐसे इदारे पे जहां पर आपको कख कुछ नहीं पता। एक और साहब भी आए थे जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जिन्होंने कोरोना में जो है 25 लाख का एक मरीज बेचा था, आपको याद है? तो ये हमारे बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर डिजास्टर आता है, लेकिन अगर देखें ना, लोग रोड पे निकल आए और काम करने लगे, मशीनरीज पहुंच जाएं, तो लोगों को थोड़ा सा एहसास होता है कि यार देखो। सर, बलूचिस्तान का जिक्र किया, वहाँ दावे तो नहीं हो रहे, यहाँ तो देख नहीं रहे आपके दावे कितने बड़े बड़े।
जरदारी साहब कह रहे हैं मैं नेक्स्ट वजीर आजम जो अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। सिंध की परफॉर्मेंस आपको पता है वो पूरे इसीलिए आंख बंद करके बैठे हैं। वो जो जरदारी साहब है ना, उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं अपने बेटे को वजीर आजम देख लूं, चाहे मुल्क तबाह हो जाए, चाहे सिंध तो तबाह सर हो जाए। सर हमारी कराची के रहने वाले, सिंध के रहने वालों की भी ख्वाहिश ये है कि वो बारिश में कोई एंजॉय करें, पानी ना हो, लोग बाहर निकले कर तो रहे थे। तकलीफ आप में लोगों को इतना जबरदस्त किस्म का वो दे दिया, किश्तियों में आपके घर के करीब किश्तियां पहुंचा दी गई। लोगों को देखा, लोग अपनी गाड़ियों में वो जो बोट उठा के ले जा रहे थे हाँ और गाड़ियों में आधे बड़ी आधे बड़ी भरे हुए किश्तियां थे। जो है बांध के सैर तफरी कर रहे थे हवा सबसे से। ज्यादा टैक्स देता है कराची, सबसे ज्यादा इस मुल्क में टैक्स देता है, रोना देते हैं। आप ये देखें कि जब मैंने फेज 6 को ड्रोन एक वो देखा, जिसमें आपने भी देखा होगा कि पानी किस तरीके से फेज 6 में फैला हुआ है, मैं तो हैरान रह गया कि वहां पे किस किस्म की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। मतलब आपने थोक के भाव अपार्टमेंट खड़े कर दिए हैं और एक एक अपार्टमेंट करोड़ों रुपए का है। करोड़ों रुपए का। आपका पानी का लाइन नहीं है, लेकिन पानी का बिल जो है वो डीएचए लेती है। मतलब अंधेर नगरी डकैत मचाई हुई उन्होंने वहां पे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। और जरदारी साहब नहीं बोलेंगे, उसकी वजह है कि उनको अपने बेटे को वजीर आजम देखना है। बस ठीक है ना। अब अगर हम आगे बात कर लें, अभी आपने बात की फौज की, मैं बात करूंगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौज को कारोबारी मंसूबों में शामिल होने का इख्तियार से मना कर दिया। वो कहते हैं कि इख्तियार है ही नहीं। आप क्या देखिए, कहेंगे? मैं अभी एक स्पेस पे मैं स्पीकर पे मैं यही बोल रहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक लॉ होना चाहिए, असेंबली से वो पास होना चाहिए कि पाकिस्तान के जितने भी रिटायर्ड लोग हैं आर्मी के और स्पेशली जो आला गवर्नमेंट के, जैसे चीफ जस्टिस हैं या जो जजेस हैं और दूसरे जो बड़े बड़े इदारों के लोग हैं, उनको किसी भी जगह किसी भी इदारे का हेड नहीं लगाया जाए। वो कानूनन जुर्म करार दे दिया जाए कि वहां पे आपको फ्रेश पढ़े लिखे लोग, जो कि आजकल के सोचे ना कि अगर आप फर्ज करें एक एनवायरनमेंट पे किसी ने पीएचडी किया हुआ है और वो जो है आपका सिंध का हेड हो डिजास्टर मैनेजमेंट का, कितना अच्छा काम करेगा वो। उसको पता होगा एग्जैक्टली कि कब बारिश होनी है, मुझे कितने दिन पहले गटर की सफाई करनी है, मुझे कितने दिन पहले इनकी सफाई करनी है। ये मैं कुछ मुंह से मेरे निकलने वाला था। इनको अलिफ बे नहीं पता होता कि गटर के ढकने या अभी आपने क्या था, अभी आपने जो अभी शाजिया खातून तो उन्होंने क्या किया कि परफॉर्मेंस। लेकिन अगर जरदारी साहब ये कहते हैं कि मुझे ख्वाहिश है और ख्वाहिशों की बुनियाद पे चलेगा, तो फिर परफॉर्मेंस तो कहीं दिखानी नहीं है। जिनके थ्रू आना है उनके थ्रू आ जाना है, बेटे की ख्वाहिश को पूरा करना, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है। जैसे पहले मिलते रहे वोट, इंटीरियर सिंध में उनको वोट मिले ना, अभी हुई है ना लड़ाई झगड़ा, खून खराबा हो गया और उसके बाद जीत के कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है कि हम जीत गए, वहां से लोगों ने हम पे एतमाद किया है। जरदारी साहब का स्टेटमेंट सामने है। तो फिर अगर ऐसे ही आना है तो परफॉर्मेंस, गटर के ढक्कन क्यों लगाएं, पानी क्यों दें? कराची में पानी नहीं है। हाँ, हाइड्रेंट से पानी आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी गए तो अभी आपके पास टैंक आ जाएगा, वो रेंजर्स का ट्रक आ जाएगा आपके पास सारे आ जाए, सब कुछ हो जाएगा। बिजली के जो हालात हैं, हर 7 रुपए 9 रुपए 10 रुपए। और ये एक आम आदमी को ये बात समझ में नहीं आती कि काउंसलर जो सिस्टम होता है ना, जब काउंसलर और नाजिम होता है ना, तो वो आपके घर के दरवाजे पे सर्विस फराहम करता है। तो अगर आप आते ही 7 काउंसलरों को और नाजिम को कुछ मानेंगे नहीं और वही काम एमपीए एमएनए से कराना चाहेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पता था कि बकरीद में बारिश होने वाली है, बकरीद में उजड़ी जो है वो हर घर से तकरीबन निकलती है, वो नालों में जाएगी। एक उजड़ी भी किसी नाले में फंस गई, यू आर डन, फिनिश। तो आपको पता था। लाहौर में अभी एक साहब बैठे हुए मुझे बता रहे थे कि लाहौर में दूसरा दिन होने नहीं दिया, उन्होंने उसी रात सब कुछ उठा लिया। क्या था? आपने सिर्फ प्राइवेट गाड़ियां को हायर करना था, हर महल्ले काउंसलर नाजिम इन सबको इकट्ठा करना था और कहना था कि जनाब आपने ये काम करना है, सब कुछ सही हो जाता। लेकिन वहां तो हमजा शहबाज शायद परफॉर्मेंस दिखा रहे हो कि 17 को वहां पर है इलेक्शन, वरना अगर यहाँ पर भी इलेक्शन को ऐसे 17 को होते तो यहाँ पर भी दूसरे दिन कराची जो है बिल्कुल साफ आपको नजर आता। लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस कराची का मेरा ख्याल है कराची की विल ही नहीं है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ जितने भी कराची के लोग हैं ना, वो पीपल्स पार्टी को वोट दें इस दफा। पीपल्स पार्टी को पूरी की पूरी जो 24 सीटें हैं, 50 सीटें जो है ना, वो दें इस दफा और फिर देखें कि क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर एक एमक्यूएम दूसरे एमक्यूएम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचें कि ये
आप फिर अगर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आपकी दुश्मन है, तो ये तो खुल के दुश्मन है ना। ये जो बैठे हुए हैं वसीम अहमद कहते हैं मुझे इख्तियारात नहीं है, तो भाई तुम बैठे क्यों हो? मुंह पे पहले मारो भी तो उनके इनका। पास सर, पिछली दफा भी तो इनके पास इख्तियारात थे जब कहते थे कि मैं मैं वही तो कह रहा हूँ, मुंह पे मारो ना बेइख्तियार इनके इख्तियारात। अगर तुम्हारे पास इख्तियारात नहीं है तो तुम इनके मुंह पे मारो, बोलो मुझे नहीं चाहिए ये। लेकिन ये वॉशिंग मशीन में धुलकर इनको बिठाया हुआ है, ये आपस में दुश्मन है। ये आपके कराची वालों के वो दुश्मन है जो नजर नहीं आ रहे। तो बाबर इनको गौरी भी तो आ वोट गए। देने के बजाय फिर पीपल्स पार्टी को वोट दे दो एक दफा। सर 5 साल देख लो, 4 साल देख लो, इनको वोट देख के बाबर देके। बाबर गौरी भी तो आ चुके, बाबर गौरी भी आ गए। जी, उनको पुलिस ने बरी कर दिया, आपको ये खबर मिल गई? जी बिल्कुल, वही तो कह रही हूँ कि वो आए और छा गए, बस ये हुआ है। वो बड़े आराम से आए हैं, बिल्कुल, इस अभी एयर और भी लोग आराम आएंगे, आप से फिक्र गए। नहीं करें। अब ये तो कराची को ये दोबारा वॉशिंग आबाद मशीन से करना है ना। आबाद करना है। अच्छा जी, अब मैं जाने से पहले बस एक और सवाल करूंगी कि आलमी सिनफी तफरीक इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान का 146वें ममालिक में 145वां नंबर है। पता नहीं 46वें पे हम क्यों नहीं थे, 46वें पे कौन सा मुल्क था, हम 145वें पे नंबर पर आ गए। अब ये अंदाजा लगा पाकिस्तान किस जगह कहाँ खड़ा है देखें, और क्या हो सकता है। जब आप मार्च में होने वाली औरत मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ जो है साजिश करार दे देंगे, जब मौलवी जो हैं वो इनोसेंट लोगों पर फतवे लगा के उनको वो केस बनवाएंगे, किसी को घर पे गाय काटने पर जो है भैंस काटने पर जो है वो फतवे लगा देंगे। औरतों के हवाले से तो मैं आपको कहूं कि पाकिस्तान के अंदर जो चीजें रिकॉर्ड पर नहीं होती, जिस दिन वो रिकॉर्ड पर आ गई तो ये आखिरी नंबर पे चला जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर जस्टिस सिस्टम औरतों के हवाले से बहुत लेज, बहुत ही ज्यादा बुरा है। मैं दुआ जहरा का एक दफा दोबारा किस्सा वो उठाऊंगा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुआ जहरा खुद गई थी, किसी को लेके गया था, मुझे जस्टिस चाहिए। जैसे आप अनाउंस करें, जो भी आपके पास इत्तलात हैं, जो भी आपके पास एविडेंस हैं, उसका स्पीडी ट्रायल करके जस्टिस दें। अगर वो 14 साल की है तो जस्टिस दें, अगर वो 16 साल की है तो दें। लेकिन जब आप इतना डिले कर देते हैं तो फिर कंदील बलोच पैदा होती हैं और फिर उसी तरह मार दिया जाता है। और कंदील बलोच को जिस तरीके से इस्लाम की आड़ में निकाल के उसके कातिल को बाहर रखा गया है, वो भी एक शेमफुल वो है, मैं समझता हूँ इससे। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर औरतों की तंजीमों को खुल के काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि हमारा जो मजहबी तबका है वो परेशान इस वजह से है क्योंकि औरत जो है मर्द के मुकाबले में ज्यादा काम करती है और ज्यादा अच्छे तरीके से और ईमानदारी से करती है। और ये इनको पता है कि जिस दिन पाकिस्तान की औरतों को काम करने की इजाजत दे दी गई खुलेआम, तो वो पाकिस्तान का हर दूसरा मर्द जो है ना घर में बैठ के रोएगा, ना उसको जॉब मिलेगी ना कुछ मिलेगा। ये तो शुक्र करें कि मस्जिदों में जो है खैर छोड़ें, आगे चलें। चलिए आसिफ साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मैं चाहूंगी कि समाप्त करें और लास्ट मैसेज जरूर दे दीजिए। लास्ट मैसेज बस यही दूंगा अपने प्रोग्राम आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कि आने वाले दिन जो हैं पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं, अपने हक के लिए खड़े हों। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ गलत हो रहा है और किन की वजह से हो रहा है तो बावाज़े बुलंद उसका इजहार कीजिए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिर्फ इतना कहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जो पार्टीबाजी है ये ख़त्म करें। जैसे हम पहले रहते थे 3-4 साल पहले एक कम्युनिटी की तरह मुख्तलिफ स्टेट्स में, उसी तरह दोबारा से आए। सियासत पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रहने दें, बाहर जो हैं इख्तलाफात होते हैं, सबको एक दूसरे से होते हैं, लेकिन उसको इतना सीरियस ना लें। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो उसमें अल्फाज का चुनाव ज़रूर अच्छा रखें। अगर आप नहीं रखेंगे तो इससे आपकी घर की तरबियत जो है लोगों को पता चल जाएगी। अगर आप समझते हैं कि आप इजहार कल मुझे एक बड़ी पढ़ी लिखी मोहतरमा ने एक ऐसा कमेंट किया कि मैं बिल्कुल उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकता था। मतलब मुझे हैरत हुई है कि एक इतनी पढ़ी लिखी खातून, उनका जहन इस हद तक जा सकता है। खैर मैंने वो डिलीट कर दिया मैसेज। यही कहूँगा, चलें
थैंक यू सो मच। आसिम साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल न्यूज़पेपर को जरूर पढ़िएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे शोज को सुन सके और देख सके, एंजॉय कर सके। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.